तो बेसिकली 10th क्लास की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना ना, जो हमारे पास एनर्जी है और जो वर्क है वो सेम चीज़ होती है, इनकी यूनिट भी सेम है। ठीक है, तो अगर हम 10th क्लास के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो हमने इनको ना एक ही मान के चलना है। अब हमें ये पता है कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला है, मतलब हमने पोटेंशियल और वर्क डन को कैसे लिंक किया। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क जो होगा मेरे पास वो एक्चुअली में किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना चार्ज की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, मुझे पता है ना करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो मैं चार्ज को क्या पुट कर सकता हूँ, करंट इनटू टाइम। अगर मैं चार्ज को करंट इनटू टाइम पुट करूँगा ना, तो मेरे पास जो वर्क डन होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, वी आई टी के। ठीक है, अब वर्क डन वी आई टी के इक्वल हो गया ना। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास जो v होता है वो किसके इक्वल होता है, आई आर के। ठीक है, अब तो मैं v की जगह आई आर पुट कर देता हूं, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हम ऐसे ना किसी भी फार्मूले की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम फार्मूले बना सकते हैं, हम फार्मूले चेंज कर सकते हैं। तुमने एक बेसिक फार्मूला याद रखना, उसको मॉडिफाई करते रहो, हमारे पास दूसरे फार्मूले निकल जाएंगे। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का भी फार्मूला है। ये वर्क डन इक्वल होता है किसके, एनर्जी के, और कौन सी एनर्जी के, हीट वाली जो एनर्जी है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का भी प्रूफ है, ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि हम इस लॉ को यूज़ कहाँ करते हैं, कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होती है, हमारे पास जो बल्ब्स होते हैं हमारे, उनके अंदर जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, ये हाइयर टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये सब चीज़ें जो होंगी हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पढ़ेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि बेसिकली है क्या वो। अब जो हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या कहता है कि जो किसी भी कंडक्टर, सपोज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, दूसरा पेन लेते हैं इसको करने के लिए। तो इस कंडक्टर की लेंथ है L। ठीक है, इसको मैंने एक पर्टिकुलर बैटरी के साथ जोड़ा है, ये रही मेरे पास बैटरी। ठीक है, अब क्या होगा, इस कंडक्टर से जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, पता ना पॉजिटिव से करंट निकलता है और फिर वो नेगेटिव में एंटर करता है। ठीक है, तो अगर मैं करंट पास करूंगा तो इस कंडक्टर में ना हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी ना हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, हमारे कंडक्टर का, जो भी हम यहाँ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कि हम कितने टाइम के लिए इसमें से करंट को पास कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को अगर मैं कंबाइन करूँ तो क्या बन जाएगा, H इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, K लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो K जो है वो एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो 1 होती है। तो हमारे पास जो हीट थ्रू अ कंडक्टर फॉर टाइम t, ये क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये मेरे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। फॉर्मूला सिंपल है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं। अब जो पावर का बेसिक फार्मूला है ना वो तो सेम ही है। सेम होने का मतलब क्या है, जो पावर होता है वो क्या, हमारे पास वर्क अपॉन टाइम। लेकिन तुम देखो ना, हम हीट और वर्क को तो कंबाइन कर सकते हैं ना, एक ही बात है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होती हैं हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो जो वर्क है मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, आई स्क्वायर आर टी, और नीचे तो टाइम है, ये टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। अब इन फॉर्मूलों का भी ना एक अलग से यूज़ है, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ना ये ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर आर है एक फार्मूला, और सेम फार्मूले में अगर मैं आई की वैल्यू जो है वो वी अपॉन आर पुट कर दूँ, हमें पता है ना आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ओम्स लॉ से ये फार्मूला था। तो जो मेरे पास पावर होगा ना वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो मेरे पास पावर आ जाएगी वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, और आर से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी मेरे पास पावर। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी। पावर जो है हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी क्या है कि हमारे पास एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है पावर इनटू टाइम। अब याद रखना ये यहाँ से आया है,
वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। अब इन दोनों फार्मूलों को हम कंपेयर कर सकते हैं ना, वर्क को तो मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी एनर्जी की जो यूनिट होगी ना वो किलो वाट में लेकर आनी है हमें, किलो वाट आर। अब ये याद रखना कि पावर हमेशा हमारे पास किलो वाट में होनी चाहिए, तो अगर वाट में होगी तो उसको कन्वर्ट कर देना किस में, किलो वाट में। और जो टाइम होना चाहिए वो हमारे पास हमेशा आवर्स वाला होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, तभी हमारे पास एनर्जी की यूनिट बनेगी किलो वाट आवर। ये एनर्जी की वही यूनिट है जो हमारे घरों में बिल आता है ना कि इतने यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं, तो वो किलो वाट आवर होते हैं। 1 किलो वाट आवर जो होती है 1 यूनिट होती है हमारे पास, तो एक कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली किसके बारे में पढ़ा, हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, यूनिट इसकी होगी जूल। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ ही लिंक है। फिर हमने पढ़ा पावर क्या होता है, जो पावर होता है वो होता है वर्क, ठीक है, अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती है वॉट। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो 746 वॉट्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, वो 1 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। ये हॉर्स पावर वही है जिसमें मशीन की पावर जो है ना वो मेजर करते हैं, वो इसके बराबर होता है। तो 746 वॉट्स का 1 हॉर्स पावर बनता है। जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और कमर्शियल एनर्जी यूनिट क्या थी, किलो वाट आवर। और ये कुछ एक कन्वर्जन्स दे रखी हैं, इन कन्वर्जन्स का ध्यान रखना। 1 किलो वाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है, या फिर 10⁻³ वाट्स के। 1 मेगा वाट जो होता है वो 10⁻6 वाट्स के इक्वल होता है। और ये हॉर्स पावर के बारे में तो मैंने बताया, वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक और कन्वर्जन थी, 1 किलो वाट आवर को हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, क्योंकि एक्चुअली में है तो दोनों की दोनों एनर्जीज ना, तो इनको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो जूल्स वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास हमारे MCQ या फिर 1 मार्कर्स में आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। मैंने एक और चीज़ बतानी थी इसमें, वो था हमारे पास 1 वॉट की जो डेफिनेशन थी वो। तो जब भी हम 1 एम्पेयर का करंट पास करते हैं किसी रजिस्टर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो हम ये बोलते हैं हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है 1 जूल की। और अगर हम इस हीट एनर्जी को मेंटेन रखें कितने टाइम तक, 1 सेकंड तक मेंटेन रखें, तो हम बोलते हैं 1 वॉट की पावर कंज्यूम हुई है। इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से सुनो, 1 एम्पेयर का करंट, ठीक है, उसको हमने पास करना है रजिस्टर से, और रजिस्टर कितना होना चाहिए, 1 ओम का होना चाहिए। और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस केस में, वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, 1 जूल की। और वो हमारे पास सर्किट में कितने टाइम तक के लिए रहनी चाहिए, 1 सेकंड के लिए रहनी चाहिए। तो जब 1 एम्पेयर का करंट 1 ओम के रजिस्टर से पास होगा और 1 जूल की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 सेकंड के लिए, तो हम बोलते हैं कितनी पावर कंज्यूम हुई है, 1 वॉट की पावर कंज्यूम हुई है। तो ये हमारे पास ना डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन का ध्यान रखना, पेपर में 1 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं वो। तो बेसिकली जो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा, उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक गीज़र है, माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, सेफ्टी फ्यूज़, इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, मॉस्किटो रिपेलेंट। ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब को यूज़ करना है तो हम लोग इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। तो हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है कि जो हमारी डेली लाइफ के जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा वॉटेज होगी हमारे इंस्ट्रूमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो होगी वो कंज्यूम होगी। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम्ड होती है वो कैसे निकलती हैं, जो भी वॉट है उसको मल्टीप्लाई कर दो आवर्स के साथ, कितने वॉट का डिवाइस कितने आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हो उसको 1000 से डिवाइड कर दो। मैंने बताया था ना पहले, हमें वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना होता है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं आवर्स के साथ, फिर जितने भी दिनों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज़ करो मैं किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 100 वॉट का है, वैसे अब 100 वॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 आवर्स डेली फॉर 30 डेज़, ठीक है ना। तो अब मुझे ये निकालना है कि 1 महीने यानी कि 30 दिनों में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है।
तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालता हूँ। तो मैंने पावर को क्या किया, जो कि 100 वॉट थी, मैंने उसको किलो वॉट में कन्वर्ट किया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.1 किलो वॉट। टाइम मुझे कितना दे रखा था आवर्स में, 2 आवर्स डेली। तो 2 आवर्स लिख देता हूँ टाइम का, ठीक है। तो अब मैं डेली की कंजम्पशन निकाल सकता हूँ ना। तो जो मेरी डेली एनर्जी कंज्यूम्ड है वो कितनी है मेरे पास, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है मेरे पास, 0.1 किलोवाट, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 0.2 किलोवाट आवर निकल गया मेरे पास, ठीक है। अब 0.2 किलोवाट आवर तो निकल गया, लेकिन ये तो डेली की है ना। अब मैं फॉर 30 डेज निकालूंगा, एक मंथ की निकाल रहा हूँ ना। फॉर 30 डेज मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, जो भी एक दिन की है, ये एक दिन की है हमारे पास, इस बात का ध्यान रखना। तो एक दिन की जो भी एनर्जी कंजम्पशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितना आएगा। अब 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 30 के साथ, तो मेरे पास आता है 6 किलोवाट आवर। तो एक्चुअली में 6 किलोवाट आवर यानी कि 6 यूनिट्स की बिजली जो होगी वो लगेगी। अब एक यूनिट का प्राइस सपोज करो, 1 यूनिट हमें कॉस्ट करती है 3 रुपये रख लो, 3 रुपीज़ कॉस्ट करती है। तो 6 यूनिट कितनी कॉस्ट करेंगी, 6 इंटू 3 बोल तो 18 रुपीज़। एक बल्ब को रोज़ 2 घंटे चलाएं तो एक महीने का बिल कितना आ रहा है, 18 रुपये। तो ये तरीका है हमारे पास ना पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब की रेटिंग। जो हमारे बल्ब्स वगैरह होते हैं ना, उन पे रेटिंग लिखी होती है, जैसे लिखा होता है 60 वाट, 220 वोल्ट। तो ये हमारे पास पावर है और ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो बल्ब जो है वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और 60 वाट की पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है अगर हम उसको 1 घंटे तक चलाएंगे तो। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बल्ब के बारे में। हायर अगर वोल्टेज होगी बल्ब की तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और उसका जो फिलामेंट होगा वो मोटा होगा, वो थिक होगा फिलामेंट। अगर हमारे पास हम अलग अलग पावर के बल्ब्स को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो जो हमारे पास लोवेस्ट पावर वाला बल्ब होगा ना, वो मैक्सिमम ब्राइट लाइट देगा एज़ कम्पेयर टू हाईएस्ट पावर ऑफ बल्ब। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हमारे पास। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो हायर वोल्टेज वाला बल्ब होगा ना हमारे पास, वो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन देगा। तो ये ना हमारे पास कॉन्सेप्चुअल में आ सकते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में हायर वोल्टेज वाला ग्रेट ब्राइटनेस देगा और सीरीज़ कनेक्शन में हमारे पास, ठीक है, जिसकी लोवेस्ट पावर होगी ना, वो हमारे पास क्या देगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। ठीक है। इन हाउस द बल्ब, फैन, ट्यूब लाइट्स एंड अदर ऑपरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं घरों में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें सेम रखनी होती है और हम हर इंस्ट्रूमेंट को ना इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिलामेंट इन बल्ब्स के बारे में। बल्ब फिलामेंट जो है हमारे पास टंगस्टन का बना होता है। जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा हम इसमें ना एक इनएक्टिव गैस भरते हैं, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन होगी, ताकि जो हमारा फिलामेंट हो वो रिएक्ट ना करे। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्यूज़ वायर के बारे में। तो फ्यूज़ वायर कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ करो ये मेरी वायर है, इस वायर की रेटिंग है 5 एम्पेयर की। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर के मिड में एक फ्यूज़ लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे फ्यूज़ की जो वायर है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो है, सपोज़ करो 6 एम्पेयर का फ्यूज़ है। तो 5 एम्पेयर का करंट जाएगा, फ्यूज़ को कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल हम यूज़ करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये विदस्टैंड कर सकता है 6 एम्पेयर तक के करंट को, ठीक है। लेकिन अगर गलती से करंट ज़्यादा हो गया, सपोज़ करो मेरी तार में ना कोई फॉल्ट आ गया, पीछे से हाई वोल्टेज आ गई, जो हमारा पावर सर्किट है, पावर ग्रिड है, वहाँ से हाई वोल्टेज आ गई, 10 एम्पेयर आ गया, 10 एम्पेयर का इसमें एकदम से जाएगा ना। अगर 10 एम्पेयर का करंट इसमें आ गया तो ये क्या होगा, इसके साथ ये हीट प्रोड्यूस होगी और ये हीट जो होगी वो एक्सीड कर जाएगी इसके मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो उससे एक्सीड कर जाएगी और जो वायर होगी वो मेल्ट हो जाएगी। अब अगर वायर मेल्ट होगी तो क्या हो गया, अब ऑब्वियस ही बात है ना, सपोज़ करो ये फ्यूज़ है, हमने कनेक्ट किया था यहाँ पे, अब फ्यूज़ की जो वायर है वो मेल्ट होगी। अब मेल्ट होगी तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा ना। अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बचा सकते हैं। तो जो ये फ्यूज़ होता है ना, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हर फ्यूज़ की एक रेटिंग होती है, वो डिपेंड करती है हम उसमें ना कैसे मिक्सचर बना रहे हैं। तो फ्यूज़ जो होता है मोस्टली एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड जो होता है ना उसके अलॉय से बना होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है।
तो तरह तरह के डिवाइसेस में इसको यूज़ करते हैं, तो ये ऐसे प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइसेस को। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट से लिंक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़ा है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, पावर के बारे में पढ़ा है, और फिर साथ में हमने यूजेस पढ़े कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें बल्ब के बारे में डिटेल में बताया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया है। फ्यूज़ वायर के बारे में मैंने बताया कि फ्यूज़ वायर कैसे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है ना वो, तो मैंने उसके बारे में बताया है।